तो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे 3। एकदम बेसिक्स क्वेश्चन है, इसमें हम सिर्फ हिंट करते हैं और कैलकुलेशन खुद से कर लेना है। कैलकुलेशन उससे प्रैक्टिस हो जाएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा फोकस करो कि क्या एक्चुअली है इसमें एक इंक्लाइन प्लेन है और एंगल इसका दे दिया है क्या चीज़ 30 डिग्री। यहाँ पर एक चार्ज है Q0 नीचे में, सबसे नीचे है, लिखा है सोन इन द फिगर। Q0 का वैल्यू है 2 माइक्रोकूलम, तो ये जो वैल्यू है ना ये है 2 माइक्रोकूलम, ठीक। और मास जो इसका दिया हुआ 20 ग्राम, 20 ग्राम है, माइक्रोग्राम है, 20 ग्राम है, मतलब हो जाएगा यहाँ से 20 इंटू 10⁻³ kg। एज्यूमिंग डैट देर इज़ नो फ्रिक्शन, सही है, बिटवीन चार्ज एंड प्लेन फॉर द सिस्टम टू ऑफ टू चार्ज टू बी इन इक्विलिब्रियम एट रेस्ट। अब दूसरा चार्ज भी है ना एक, ऑब्वियस बात है कि यहाँ Q0 है, यहाँ पर भी Q0 है, तो इसके बीच में क्या लगेगा, रिपल्सन। तो उसके देखो जो चार्ज यहाँ रखा हुआ है ऊपर और जो चार्ज यहाँ है, इस दोनों के बीच में रिपल्सन होगा, तो ये वाला इसको धक्का मारेगा इधर, रिपल्सन फोर्स। चूँकि इसके पास मास है तो इधर की तरफ फोर्स लगेगा mg sin थीटा। ऑब्वियस है, सोच के देखो, कहीं ना कहीं कोई ना कोई, ज़रूरी तो नहीं ना है कि अगर हम यहाँ ड्रॉ कर दिए हैं तो यहीं पर जो रिपल्सन फोर्स है वो mg sin थीटा की इक्वल हो जाए। तो कोई ना कोई एक ऐसा पोजीशन होगा ना इस पूरे ट्रायंगल पे, पूरे इंक्लाइन प्लेन पे, जहाँ पे जो mg sin थीटा की इक्वल फोर्स लग रहा होगा रिपल्सन का, तभी दोनों इक्वल होगा और नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0। तो पूछ रहा है वही चीज़ कि इक्विलिब्रियम हाइट बताइए, वो हाइट कितना होगा, और हाइट का सोल्यूशन दे दिया पहले से x इंटू 10⁻³ तो ऑब्वियस हम लोग मान लेते हैं यहीं पे कि यही वो पोजीशन है जिस पोजीशन पे इसको रखेंगे जो h हाइट पे है, ठीक। सॉल्व रखने पे जो नेट फोर्स है इस पर क्या हो गया, मान लो इस पर नेट फोर्स जो हम लोग लिख रहे हैं, एफ नेट लिख रहे हैं 0, ये 0 हो गया। अगर ऐसा हुआ इसका मतलब है कि mg sin थीटा को ये फोर्स क्या कर दिया, बैलेंस। ये फोर्स है रिपल्सन का, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है, तो क्या होगा एक्सप्रेशन, Q² डिवाइडेड बाई इस दोनों के बीच का जो दूरी है, इस दूरी को आप मान लीजिए r, तो यहाँ से हो जाएगा r², ये लगेगा फोर्स इक्वल्स टू ये किसको बैलेंस करेगा, mg sin थीटा को। अब सोच के देखिए हाइट निकालना है और अपने पास वेरिएबल क्या क्या है, और एक हम लोग वेरिएशन और लिख सकते हैं, एक हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर दैट इज h अपॉन हाइपोटेन्यूज। चूँकि हमारा ट्रायंगल तो ये वाला बन जाएगा ना, क्योंकि हम यही ना माने हैं, ठीक। तो h अपॉन क्या लिख देंगे यहाँ से r, क्लियर है। तो हमको अगर ये मिल गया तो r इक्वल्स टू क्या हो गया, देख लीजिए, h कॉसिक थीटा, r निकल के आ गया कितना, h कॉसिक थीटा। अब सोचो ये इक्वेशन और इस इक्वेशन, इस दोनों में वेरिएबल क्या क्या है, k पता है, q पता है, r को हम लोग लिख लिए h कॉसिक थीटा में, थीटा पता है, h तो निकालना ही है, mg पता है, साइन थीटा की जगह पर आप क्या रख दीजिए, साइन थीटा की जगह पर हम लोग रख देंगे h/r, इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सब्स्टिट्यूट करते ही हमको इसका वैल्यू मिल जाएगा। मतलब अगर हम एक एक्सप्रेशन और इसमें लिखना चाहें तो एक्सप्रेशन आ जाएगा आपके पास Q² डिवाइडेड बाई r की जगह पर क्या लिख सकते हैं, देखो r² है ना, तो h² कॉसिक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू mg, और साइन थीटा की जगह पर क्या लिख दिया जाएगा, h अपॉन r, क्लियर है। और फिर r की जगह पर क्या लिख देंगे, r की जगह पर h कॉसिक थीटा लिखा जा सकता है ना, या साइन थीटा है तो साइन थीटा का तो वैल्यू हमको पहले ही से पता है ना, इसमें लिखने का जरूरत नहीं। साइन 30 है ना दिया हुआ है यहाँ पे, तो साइन 30 का वैल्यू लिख दीजिए, कितना होता है 1/2, ये रख दिए। अब सोच के देखो यहाँ से ये आ गया आपके पास, तो क्या गया एक्सप्रेशन, Q² साइन स्क्वायर थीटा, इसको यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करो डिवाइड बाई mg इज इक्वल्स टू h²। अब इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करने के बाद h का वैल्यू आ जाएगा, मान लो h का वैल्यू क्या आ गया, k, और यहाँ पर बोला है कि h का जो वैल्यू है ना, इस क्वेश्चन में जो कहा गया है कि h का वैल्यू कितना है, देख लीजिए
एक्स इंटू 10⁻³ तो सॉल्व करने के बाद मान लो तुम्हारा एच का कोई भी वैल्यू आया तो उसको बाद में जो के आया होगा ना उसको एक्स इंटू 10⁻³ से क्या कर देना है, कंपेयर कर दीजिए। ठीक, और ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर एक्स का वैल्यू दिया हुआ है मीटर में, तो आपका भी एच आना चाहिए मीटर में। इसको जब आप कंपेयर करिएगा तो यहाँ से एक्स का वैल्यू कैलकुलेट होके मिल जाएगा। ओके ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो ये क्वेश्चन एक्चुअली में बोर्ड्स में स्टैंडर्ड रिजल्ट है, जेई में तो रिजल्ट ही है, क्योंकि अगर फार्मूला याद होगा तो ये डायरेक्ट बनना चाहिए था। रिजल्ट मतलब इसका याद होना चाहिए था। बाकी बोर्ड में इसका आता है मैथमेटिकल कैलकुलेशन। क्वेश्चन है कि 2 इक्वल पॉजिटिव पॉइंट चार्ज आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 2a। मतलब 2 चार्ज है और वो सेपरेटेड है, 2 इक्वल चार्ज है। कितना लिखा है, 2 इक्वल पॉजिटिव चार्ज आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 2 है। तो मान लो कि एक चार्ज यहाँ पे इक्वल है दोनों और यहाँ पर q है और 2a है इसके बीच का गैप। हालांकि बोर्ड्स में जो क्वेश्चन आता है उसमें एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू होता है, डाईपोल जैसा। लिखा द डिस्टेंस बिटवीन लाइन ज्वाइनिंग द इतना इज 2a हो गया। द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग 2 चार्ज ऑन इक्वेटोरियल लाइन, मतलब और ब्रैकेट में ये भी हिंट कर दिया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब कि इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे यहाँ से इसी लाइन पे, इस लाइन पर एक कोई टेस्ट चार्ज कहीं पे रखा गया है, डेट इज़ Q0। बोल रहा है कि एट विच फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ टेस्ट चार्ज Q0 बिकम्स मैक्सिमम। मतलब कि इस पूरे डिस्टेंस पर यहाँ पे इसमें कहीं पे भी इसको रखा गया, किसको रखा गया, तो जो टेस्ट चार्ज है उसको बोल रहा है कौन से पॉइंट पर फोर्स मैक्सिमम लगी। तो ये तो पता है नहीं, पहले एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा। तो एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा तो ऐसा हुआ कि पहले जैसे मान लो कि यहाँ से यह r डिस्टेंस ऊपर हम रखें तो इसको ऐसे जोड़ देना है और इसको ऐसे जोड़ दीजिए। अब सोच के देखो यहाँ पे भी चार्ज है, ये वाला चार्ज, ये वाला इस पर चार्ज लगाएगा रिपल्सन का फोर्स इधर, और ये वाला इस पर भी लगाएगा रिपल्सन का फोर्स इधर। लॉजिकल है, यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर दीजिए। सोच के देखो ये एंगल अगर थीटा होगा तो ये भी एंगल यहाँ पर क्या होगा, थीटा। अच्छा एकदम सिमेट्रिकल नहीं लग रहा है, मतलब जैसा इसके लिए वैसा इसके लिए, तो ऑब्वियस बात है कि ये भी एंगल थीटा होगा, ये भी एंगल थीटा होगा। अब सोच के देखो ये वाला हाइट अब कितना मान है, r। अच्छा ये कुछ भी हो सकता है, अभी हो सकता है ये 10 सेंटीमीटर पे, कोई बोलेगा कोई 20-25, कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब r वेरिएबल है, इसको जितना ऊपर नीचे करेंगे ये चीज़। ये मिड पॉइंट है तो ये कितना होगा, a, तो ये होगा √r² प्लस a², और ये भी होगा √r² प्लस a²। तो सोच के देखो ये इस पर फोर्स लगाए, इधर इसका कंपोनेंट लिखो, इधर मान लो कि ये फोर्स F है तो ये भी कितना होगा, F एकदम सिमेट्रिकल है। तो क्या हो जाएगा एक्सप्रेशन K या F को बाद में लिख लेंगे, F को डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग। यहाँ से F इक्वल्स टू हमारे पास है Q0 डिवाइडेड बाई जो दोनों के बीच का डिस्टेंस है, तो Q और Q0 के बीच का जो दूरी है वो कितना है, देखो यही है ना। इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, r² प्लस a²। इसको पहला इक्वेशन हम कंसिडर करते हैं। अब सोच के देखिए इसमें एक्सप्रेशन लिखिएगा तो इधर क्या लिखिएगा, F cos थीटा, देखते जाना, और इधर क्या लिखेंगे, F cos थीटा, और ऊपर में 2 कंपोनेंट आएगा, F sin थीटा प्लस F sin थीटा। ध्यान रखना, F sin थीटा प्लस F sin थीटा। तो नेट फोर्स x में देखो जितना राइट वर्ड उतना ही लेफ्ट वर्ड, तो नेट फोर्स 0 हो गया। तो F नेट अगर आप लिखिएगा ना x में तो वह 0 हो गया। सिर्फ F नेट किधर बचा, और कितना बचा, 2F cos थीटा, देख लेना ध्यान से। तो F नेट इन y में बचा 2F cos थीटा sin थीटा, यहाँ पर sin थीटा कर लो, sin थीटा मतलब हो गया 2 और F के बदले में लिख देंगे Q0 बाई r² प्लस a² और sin थीटा क्या हो जाएगा यहाँ से, परपेंडिकुलर, डेट इज r अपॉन √r² प्लस a²। ये हो गया F। तो यहाँ से F का एक्सप्रेशन निकल के आ गया आपके पास 2K Q0 Q, और यहाँ से देखो ऐसे लिखते हैं इसको, R होल डिवाइडेड बाई r² प्लस a² का पावर 3/2
है ना। इसके पावर में कितना होगा 1 और इसके पावर में 1/2, तो ऐड कर देंगे तो 3/2। देखो ये पूरा चीज़ क्या है, कांस्टेंट आर के फंक्शन में आ गया। मतलब यहाँ से फोर्स हम लोग निकाल लिया। आर अगर आप बदलिएगा ये वाला और ये वाला, तो फोर्स भी क्या होगा, बदलेगा, ऑब्वियस बात है। अब पूछ रहा है कि फोर्स मैक्सिमम कहाँ पे होगा, है कि नहीं। तो फोर्स मैक्सिमम करने के लिए मैक्सिमा का जो कंडीशन है वो हम लोग को लगाना पड़ेगा, डैट इज़ dF/dr निकालिए और इसको कर दीजिए इक्वल्स टू 0। क्लियर है। हम सिर्फ आपको इसमें मैथ्स बताते हैं, ठीक है, कि जब आप इसको कैसे, चूँकि मैथ्स अब आप पढ़ चुके हैं, तो मैथ्स पढ़ चुके हैं तो डिफ्रेंशिएशन आना चाहिए। तो देख लो 2k/Q0 ये तो कांस्टेंट है, r यहाँ पे है और यहाँ पर r², तो इसमें u/v का रूल लगा दो या प्रोडक्ट रूल लगा दो, है ना। इसको प्रोडक्ट रूल लगा देने से ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसको हम लोग ऐसे इस पूरे को कुछ भी मान लो, मतलब कि a मान लो कांस्टेंट है ये हमारे पास, तो एक्सप्रेशन आ जाएगा हमारे पास F = a r इंटू r² प्लस a² का पावर कितना 3/2 विथ माइनस है कि नहीं। तुमको निकालना है dF/dr। तो a तो कांस्टेंट है, a को वैसे रहने दो, r को यहाँ कॉपी कर लो, मतलब वैसे ही लिख दो, इसको डिफ्रेंशिएट करो, है कि नहीं, ठीक। अब प्रोडक्ट रूल हम लोग लिखते हैं, तो प्रोडक्ट रूल में उसको यहाँ से डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, उसको लिख दीजिए प्लस, फिर ये वाला टर्म है पूरा, इस पूरे टर्म को यहाँ पर वैसे ही लिख दो, r को डिफ्रेंशिएट करके लिख दो, है कि नहीं। और ये सब को इक्वल्स टू में क्या कर दो 0। डिफ्रेंशिएशन में अगर दिक्कत हो जाए तो पूछ लेना, वो बाद में बता देंगे। इसको जब हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं ना, क्लियर, तो वेरिएबल r था, है ना, वेरिएबल क्या हमारे पास r है। सॉल्व करने के बाद एक्चुअली में आपको जो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, तो सॉल्व को जब आप इसको करिएगा ना, तो r का जो वैल्यू है, ठीक, वो r का वैल्यू अपने पास आता है r इक्वल्स टू प्लस माइनस a/√2, r इक्वल्स टू +-a/√2, ठीक है। ये सॉल्व करके आता है। अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा और एक एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट क्या हम इसमें ऐड कर देते हैं कि जैसे देखो यहाँ पर Q चार्ज था, यहाँ पर भी Q चार्ज था, इसके बीच में, मतलब यहाँ से हम लोग जब a/√2 और यहाँ से जब हम लोग a/√2 नीचे इस दोनों पॉइंट पे अगर जाएंगे, तो यहाँ पर जो चार्ज रखेंगे वो एक्सपीरियंस करेगा मैक्सिमम फोर्स, और यहाँ पर भी एक्सपीरियंस करेगा यह मैक्सिमम फोर्स। मतलब कि इसी पॉइंट पर यह मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। इसके बाद भी अगर कहीं इधर रखते हैं आप, तो जो भी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो इस पॉइंट के पर एक्सपीरियंस करने वाले फोर्स से कम होगा। और इधर भी कहीं रखिएगा तो इस पॉइंट पर जो मैक्सिमम जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उससे क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से a/√2 डिस्टेंस पे ही सबसे ज़्यादा उस पर फोर्स लगने वाला है, ठीक। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम लोग फोर्स को, ध्यान रखना, जो वह फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उसी चार्ज से अगर उसको डिवाइड कर दें तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है, नहीं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के भी प्रॉपर्टीज़ में आपको यही ध्यान रखना है कि इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे दोनों चार्ज के कारण, ये Q और ये Q के कारण जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कहाँ पे, परपेंडिकुलर डायरेक्शन से a/√2 डिस्टेंस ऊपर होता है, a/√2 डिस्टेंस। और ये ध्यान रखना है कि ये तब सॉल्व किया गया है जब दोनों के बीच की दूरी को कितना लिया गया है, हम लोग जब सॉल्व कर रहे हैं, ठीक, तो उसके बीच की दूरी को शायद हम लोग अभी कितना कंसिडर करें हैं, a² कंसिडर करें, है ना। देख लेते हैं एक बार डेटा, इसमें हम लोग, अच्छा इसमें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स का कोई काम ही नहीं हुआ ना, वो तो यहाँ पे आया, यहाँ पे इस डिस्टेंस में, ठीक। नहीं, मुझे लगा कि कहीं इस दोनों के बीच में होगा कहीं पे, तो कहीं यहाँ पर a² की जगह पर 2a का होल स्क्वायर, नहीं, तो यहाँ तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स लिख रहे हैं, ठीक। तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, इसका मतलब है इस पॉइंट पर एग्जैक्ट देखेंगे तो इस पॉइंट पर क्या होगा, तो इस पॉइंट पर जितना फोर्स ये लगा देगा राइट वर्ड, ये वाला उतना ही लगा देगा लेफ्ट वर्ड, और यहाँ पर नेट फोर्स क्या होगा, एफ नेट होगा 0। क्लियर है। तो यहाँ से बात ध्यान रखना है। बोर्ड्स में भी एक ऐसा क्वेश्चन आता है लेकिन उसमें प्लस माइनस चार्ज होता है, उसमें उसको आप सॉल्व करते रहिएगा। क्लियर है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ आ जाएगा, इसका ग्राफ भी आता है बनाने के लिए, तो ग्राफ भी जान लो कि जैसे अगर हम लोग ड्रॉ कर दें कि इस पर F और इस पर R, इस पॉइंट पे, तो यहाँ पर तो फोर्स 0 है ना इस पॉइंट पे, इससे जैसे ही ऊपर जाएंगे, है ना, तो ऊपर जाएंगे तो फोर्स बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, एक पोजीशन आएगा जहाँ मैक्सिमम हो जाएगा और फिर घटने लगेगा।
तो इसका जो ग्राफ होता है ना वो स्टैंडर्ड ग्राफ है, उसको याद करके रखना है ऐसे करके, है ना, ऐसे। और यहाँ से ये वाला लिखेंगे और ये वैल्यू कितना हो जाएगा, r इक्वल्स टू a बाई रूट टू, यहाँ हो जाएगा माइनस a बाई रूट टू। मतलब देखो इस पॉइंट पर नेट पर जीरो, तो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट इसको तो जो ये पॉइंट है वही यहाँ पे देखो, इसको ध्यान से ऐसे, और जैसे जैसे ऊपर बढ़े देखो फोर्स बढ़ा, बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम हो गया, यहाँ मैक्सिमम हो गया, कितना पे मैक्सिमम हो गया, a बाई रूट टू पे। फिर उसको घटने लगा, है कि नहीं, तो घट के क्या हो गया फिर, ये इनफाइनाइट तक चला जाएगा इधर। फिर निगेटिव में उल्टा में भी देखेंगे तो यहाँ से ये हो गया, तो यहाँ से ये रिप्रेजेंट हो गया, ये शेप है। और हम बता देते हैं इसमें एक और हिंट है आपके पास, रिंग के केस में भी यही रिजल्ट आएगा। रिंग के केस में भी लिखते हैं ना के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट लिखते हैं, नहीं, पावर में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 3/, ये लिखते हैं ना, इलेक्ट्रिक पे लिखते हैं ना किसी पॉइंट यहाँ पे। तो देखो जैसा फंक्शन ये है वैसा ही फंक्शन ये नहीं है, जिसमें इसमें भी हमारे पास वही फंक्शन आया था ना जो अभी इसमें आ रहा है, तो दोनों आपके पास सेम रिजल्ट। तो यहाँ पर भी जब हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे मैक्सिमम आता है, तो डी बाई डी एक्स क्या कर दो, जीरो, एक्स मानते हैं ना कि रेडियस जो है इसका ए है या आर, कुछ ए ही मान लो, ए लिख दिए यहाँ पे, और ये डिस्टेंस है एक्स, तो कहीं ना किसी पॉइंट पे उसका भी ग्राफ एग्जैक्टली ऐसा, ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। और यहाँ पर भी आंसर आता है a बाई रूट टू, या रेडियस अगर r मान लीजिएगा तो r बाई रूट टू, इसको आप लिख दीजिएगा, तो पता चलेगा आपको कि r बाई रूट टू डिस्टेंस पे जो है वो क्या होगा, फील्ड मैक्सिमम होने वाला है। और ग्राफ भी सेम ही आता है, तो ग्राफ दोनों को रिलेट कर लेना। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अभी ये क्वेश्चन क्या है, इसमें डायग्राम पहले ही बना दिया, लिखा है एन इंडक्टर ऑफ 0.5 मिली हेनरी है, कैपेसिटेंस दे दिया, आर दे दिया है, तो इसका मतलब हो गया RLC सर्किट हो गया, सही है। वोल्टेज है 220, तो ये गिवन होगा कौन सा हो जाएगा, RMS वोल्टेज है, RMS वोल्टेज कितना लिख दिया गया 220। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट डेटा क्या दिया हुआ है, सबसे इंपॉर्टेंट डेटा दिया हुआ है V एंड I इज इन फेज। वीडियो को पॉज करके पहले तो 2 मिनट इसी बात पे सोचिए कि V और I कौन से सर्किट में या RL सर्किट में V और I सेम फेज में होने का क्या मीनिंग है, सब कुछ इसी में छुपा हुआ है। तो आराम से उसको सोचो पहले, वो उसका जवाब मिल जाएगा तो सब कुछ मिल जाएगा। V और I सेम फेज में कहने का मतलब है कि प्योरली रेसिस्टिव सर्किट में ही यह चीज़ संभव है। इसका मतलब लगा हुआ तीनों है, लेकिन इफ़ेक्टिवली काम कौन करेगा, सिर्फ रेसिस्टेंस। और RLC सर्किट में यह चीज़ कब होता है, जब XC इक्वल्स टू XL हो जाता है, तब Z इक्वल्स टू R होता है। ध्यान रखिएगा, याद करिए, रिजल्ट नोट्स में जाके देखना है। Z इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, और Z इक्वल्स टू R हो गया तो करंट हम लोग क्या लिखते हैं, ध्यान रखिएगा, तो करंट लिख देते हैं V0 अपॉन, मतलब दोनों एक्सप्रेशन आप लिख सकते हैं, V0 अपॉन Z, तो I0 निकलेगा, या IRMS इज इक्वल्स टू VRMS अपॉन क्या लिख देना है, Z लिख देना, चूँकि गिवन डेटा जो RMS के टर्म्स में है तो वही लिख दो। तो VRMS कितना दिया है, 220 डिवाइडेड बाई Z, और Z का वैल्यू कितना है देख लो, Z का वैल्यू है 20 के आसपास है ना, तो इसमें 20 का वैल्यू पुट कर दीजिए, और जो वैल्यू आ जाएगा उसको सॉल्व कर देना, यहाँ से 20 लिख देना यहाँ से, तो ये हो जाएगा कितना, 11, ये निकल गया IRMS, ठीक है। लेकिन ये रूट, अब देखो इसमें चूँकि रूट x लिखा हुआ है ना, तो ये तो वैल्यू है नहीं दिया हुआ, तो हम लोग इसको अगर RMS, इसमें क्या लिखा है, द एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट इन, अच्छा एम्पलीट्यूड पूछा है ना, एम्पलीट्यूड मतलब मैक्सिमम करंट, तो अगर I मैक्स लिखिएगा आप यहाँ से I मैक्स, तो I मैक्स इक्वल्स टू क्या लिखोगे, IRMS इक्वल्स टू होता है ना I0 बाई रूट टू, मतलब I0 इक्वल्स टू, सॉरी IRMS इज इक्वल्स टू I0 बाई रूट टू, तो RMS में रूट टू से मल्टीप्लाई कर दो, तो 11√2 हो जाएगा, 11√2 हो गया, क्या हो गया, I मैक्स। बट सब कुछ वो बोल रहा है कि रूट में ही होना चाहिए, इसका मतलब हो जाएगा ये कितना, सबको मल्टीप्लाई रूट में ही होगा, इसका मतलब हो जाएगा ये √242 है ना, तो पूरा का पूरा हो जाएगा। चूँकि हमको आंसर लाना है √x के फॉर्म में, सब कुछ रूट के अंदर में होना चाहिए, तो x का वैल्यू कितना हो गया 242। तो आंसर में ना जब आप वहाँ सॉल्व करिएगा
तो आंसर आपका दोनों होगा, आंसर 242 भी होगा और रूट 242 भी होगा। तो वहाँ के ना टिक नहीं कर देना है कि रूट 242 टिक कर दिए, क्यों? क्योंकि 242 उसमें अगर आप टिक कर दीजिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, वो आंसर रूट में नहीं है, एक्स का वैल्यू तुमसे पूछ रहा है, तो रूट की जगह रूट हो गया, इसलिए लास्ट में हमेशा जो आंसर है उसको कंपेयर कर दो। 242 इज इक्वल्स टू रूट एक्स, तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, एक्स इक्वल्स हो जाएगा आपके पास 242। क्लियर है? ओके ओके। देखिए ये फिर रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन है ना, तो बेसिक्स हमको याद रखना है, बस डेटा से ही पता करना है कैसे। सबसे पहले क्वेश्चन है कि इन एल आर सर्किट, तो एल आर सर्किट में एल बना दिया, आर बना दिया, और लिखा है कि एक्सेल का भी वैल्यू आर है, तो एक्सेल का भी वैल्यू बना दी आर, मतलब कि आर और आर है, बस ये ध्यान में रखना है। लिखा है कि पावर फैक्टर इज कितना, P1। अब याद करो पावर फैक्टर आता कहाँ है, तो हम लोग लिखते हैं P इक्वल्स टू बी आई कॉस फाई, याद करना, यही टर्म हम लोग लिखते हैं वहाँ से। और कॉस फाई हम लोग फेजर से लिखते हैं, है ध्यान में, कॉस फाई इसको लिखते हैं फाई, और कॉस फाई का वैल्यू आता है R/Z, इसी को बोला जाता है पावर फैक्टर, ध्यान रखना। यहाँ अगर लिखेंगे ना कॉस फाई, माइनस प्लस नहीं लगा देना है इसमें, है ना, कॉस फाई लिखेंगे तो कॉस फाई लिखेंगे R/Z। तो शुरू में बोल रहा है कि सिर्फ एल है, आर है, एल एक्सेल का भी वैल्यू जो वो क्या है, आर के इक्वल है, और ये भी आर है आपके पास। तो अगर आप यहाँ लिखिएगा तो कॉस फाई, तो कॉस फाई को P1 से रिप्रेजेंट कर दो, क्योंकि पहला पावर फैक्टर है शायद यहीं पे है ना, P1, हाँ ठीक है। और आर की जगह पर लिख देना है आर रेसिस्टेंस, और जेड की जगह पर क्या लिख देंगे, तो इस केस में जेड का वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ तो, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल्स टू आर, और ये हो जाएगा 2r स्क्वायर, तो रूट 2r, देखो मतलब 1/√2। हाँ, अब क्या बोला है कि इफ़ अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C विथ XC इक्वल्स टू XL। अब बोल रहा है कि इसके साथ जो है हम लोगों को चेंज कर देना है, क्या चेंज करना है, एक कैपेसिटर ला के जोड़ दिए ऐसे ऐसे, जिसका कैपेसिटेंस C है, और XC का जो वैल्यू है वो कितना है, XL के बराबर ही है, डेट इज R ही है। सोच के देखो अगर ऐसा लिखा जाएगा तो इसका मतलब है कि XC इक्वल्स टू क्या हो गया, XL, तो Z इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, R, रेजोनेंस का कंडीशन हो गया, ध्यान में है, रेजोनेंस का कंडीशन हो गया ये चीज़। एक कन्फ्यूजन ये भी आ सकता है कि आपको कैसे पता चला कि सर सीरीज़ में लगाना है, पैरेलल में लगा देगा, तो ध्यान रखना है आपको RLC सर्किट में सीरीज़ ही पढ़ना है, पैरेलल LRC सर्किट पढ़ना भी तो सिलेबस से हट चुका है, उससे क्वेश्चन नहीं आएगा। तो जब लग चुका है, सर आपको कैसे पता चला कि रेजोनेंस में है, क्योंकि गिवन है कि एक्स इक्वल्स टू क्या है, XL है, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिए, जेड इक्वल्स टू क्या आ गया, आर आ गया, जेड इक्वल्स टू आर आ गया, फिर लगाओ फार्मूला, कॉस फाई इक्वल्स टू P2 R/Z, रेसिस्टेंस तो भी वही है, जेड भी आर के बराबर हो गया, इक्वल्स टू 1, और तुमसे क्या पूछा है, दोनों का रेशियो, तो P1/P2 तो हो जाएगा 1/√2 और डिवाइडेड बाई कितना आ रहा है, 1 आ रहा है ना, तो 1/√2। क्लियर है? तो हो गया आपके पास आंसर नंबर बी। ओके, अब इसमें देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 और 31। देखो 30 और 31 क्वेश्चन में हम जैसे एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट बता रहे हैं उस पर काम करो, उसका रिजल्ट आएगा, क्योंकि इसके सॉल्यूशन में ना टाइम लगता है तो वीडियो लंबा हो जाएगा फिर। ओके, तो इसमें करना क्या है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 को देखिए ध्यान से। 30 में क्या लिखा गया है, एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस 2 माइक्रो हेनरी, सही है, तो इंडक्टर है 2 माइक्रो हेनरी है, AC सोर्स वेरिएबल कैपेसिटेंस लिखा है, इज कनेक्टेड इन AC सोर्स इन सीरीज विथ अ रेसिस्टेंस एंड वेरिएबल कैपेसिटर। तो रेसिस्टेंस और एक कैपेसिटर है जिसके वैल्यू को बदला जा सकता है। रेडियो वगैरह जो होता है एक्चुअली में उसमें वेरिएबल कैपेसिटर होता है। रेडियो में जो हम लोग ट्यूनिंग करते हैं ना, तो घुमाते हैं ना, तो घुमाने से एक्चुअली में उसके अंदर में कैपेसिटर ही बदल रहा होता है। NCERT में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है इसको। The 2 microhenry is connected in series with a resistance and a variable capacitance and an AC source of frequency। तो एक AC सोर्स है, उसका फ्रीक्वेंसी दे के रखा है, तो
फ्रीक्वेंसी दे दिया है कितना 7 किलो हर्ट्ज ऐसे करके। ओमेगा अगर ज़रूरत पड़ा तो 2πf लिख सकते हैं हम लोग। द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस फॉर विच द मैक्सिमम करंट, बोल रहा है कि कैपेसिटेंस का वो वैल्यू जिसके कॉरस्पॉन्डिंग, कैपेसिटेंस बोल रहा है जिसके कॉरस्पॉन्डिंग, ध्यान रखना है इसमें करंट मैक्सिमम हो जाए। अच्छा सोच के देखो, पॉइंट नंबर 1 यह RLC सर्किट है। पॉइंट नंबर 2 हम लोग को RLC सर्किट में कंडीशन बोल रहा है आई मैक्स का। आई मैक्स इक्वल्स टू अगर हम लोग लिखेंगे तो लिखेंगे मैक्सिमम वोल्टेज डैट इज़ V मैक्स और डिवाइडेड बाई Z। अच्छा V मैक्स भी फिक्स होता है अपना, डैट इज़ V नॉट, और उसके लिए इस सर्किट में बदलता क्या एक्चुअली में Z, क्योंकि Z का वैल्यू अगर आप लिखिएगा तो लिखिएगा √R² प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर। चूँकि C का वैल्यू बदलेगा, XC का वैल्यू बदलेगा, डिफरेंस चेंज होगा, मतलब Z का वैल्यू बदलेगा। तो यहाँ पर करंट मैक्सिमम हो इसके लिए Z मिनिमम होना चाहिए। और याद करो Z मिनिमम कब होगा, तो Z मिनिमम का जो वैल्यू होता है वह रेजोनेंस के टाइम पे होता है, और वो कितना के इक्वल होता है, R के इक्वल होता है एट रेजोनेंस, एट रेजोनेंस। और रेजोनेंस का मतलब होता है XC इज इक्वल्स टू XL। क्लियर है? तो यहाँ से लिख देंगे 1/ωc इक्वल्स टू ओमेगा क्या हो जाएगा यहाँ से L। क्लियर है? तो यहाँ से आज आपके पास ओमेगा इक्वल्स टू, या ओमेगा आप नहीं भी लिखना चाह रहे हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 2πf इक्वल्स टू 1/√LC। अब सोच के देखो हमको क्या निकालना है, C निकालना है ना, ठीक। तो C का वैल्यू अगर हम लोग यहाँ से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा देखो, तो इसको हटा स्क्वायर कर दो इधर, तो हो जाएगा 4π² f² इक्वल्स टू 1/√LC, और C इक्वल्स टू क्या हो गया 1/4π² f²L। देखो यही हो गया ना रिजल्ट, 1/4π² f²L। 4 पता है, पाई पता है, F दिया हुआ है और L भी दिया हुआ है। क्लियर है? अगर शुरू में ही हम यह सोचने लगते कि सर रेसिस्टेंस तो दिया ही हुआ नहीं है तो कन्फ्यूजन हो जाता है कि लीजिए डेटा ही कम है। क्लियर है? तो यहाँ से हम लोग को ये चीज़ दिया गया, सीक्वेंस वाइज सोचना है। यहाँ से C का वैल्यू क्या हो गया, कैलकुलेट हो गया, तो 1/4π² f²L। ये सब का वैल्यू आपको पता है, सब्स्टिट्यूट करिए, उसको सॉल्व कर दीजिए। ओके, सॉल्व करने के बाद फिर से जो C का वैल्यू है ना उसको 1/x से क्या कर दो, कंपेयर। और ध्यान रखना है सब कुछ ऐसा यूनिट में रखना है। L यहाँ दिया हुआ माइक्रो हेनरी में, इसको भी क्योंकि यहाँ x जो देखो फैराड में दे दिया है ना, तो सॉल्व करके उसको और कॉपी कर लेना। क्लियर है? उसी तरीके से आपके पास क्वेश्चन नंबर 31 को देखिए, लिखा है LCR सीरीज सर्किट है, कैपेसिटेंस दिया हुआ, ध्यान से देखो, रेसिस्टेंस दिया हुआ है, और LCR सीरीज सर्किट ऑफ कैपेसिटेंस दिया हुआ, ठीक है, रेसिस्टेंस दिया हुआ, सही है, सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी दिया हुआ, सही है, फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ करंट। देखो इसमें भी बोल रहा है कि करंट क्या होना चाहिए, मैक्सिमम, ध्यान रखना, मैक्सिमम करंट RLC सर्किट है, आई मैक्स पूछ रहा है तो V0/Z लिखेंगे, Z होना चाहिए मिनिमम, Z मिनिमम का वैल्यू होता है R। ये तभी हो सकता है जब रेजोनेंस होगा, मतलब कि इस क्वेश्चन में पूछा था कैपेसिटेंस, अब क्या पूछ रहा है, L का वैल्यू पूछ रहा है। तो L का वैल्यू पूछेगा तो इसके सॉल्यूशन में एक्चुअली क्या हो जाएगा, सिंपली इसके सॉल्यूशन में हम लोग कर देंगे, यहाँ से L को हटाइए, यहाँ से C को हटाइए, यहाँ पर L लिखिए और यहाँ पर C डाल दीजिए, क्योंकि इसमें C दिया हुआ, डायरेक्ट इसको सब्स्टिट्यूट करिए, सॉल्व कर जाइए। इसमें और कुछ इसमें है ही नहीं खास बात, है ना, ज़्यादा इज्जत नहीं देना है क्वेश्चन को। चलो ओके, अब इस क्वेश्चन को देखिए, फार्मूला पुटिंग है, कुछ खास तो है नहीं इसमें। एक सीरीज LRC सर्किट है, तो इसका मतलब, सॉरी अरे यार, तो उसमें एक रेसिस्टेंस LR है ना, ऐसा सर्किट है, कुछ वोल्टेज वोल्टेज लगा होगा अपना, L R और C। देखो तो पहला क्या हम लोग फ्रीक्वेंसी दिया है कि नहीं, दे दिया है 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज, तो ये वैल्यू दिया हुआ फ्रीक्वेंसी का। अच्छा L दे दिया, R दे दिया, सब दे दिया, इसका मतलब कि XL निकाल सकते हैं, दूसरा XC निकाल सकते हैं, ठीक है, तीसरा R का वैल्यू गिवन है, ये पता है, ये पता है, ये पता है। पूछ क्या रहा है, पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट। तो पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, cos
कॉस पाई लिखते हैं आर बाई जेड, ये लिखते हैं, सोचिए देखिए कॉस पाई को क्या लिख देंगे आर बाई जेड। और पावर फैक्टर हमको पता है कि बोल रहा है कि x बाई 10 है, इसका मतलब है कि यह x बाई 10 है। r का वैल्यू पता है नहीं है, r कितना दिया है देखो तो 80 डिवाइडेड बाई z का वैल्यू लिखेंगे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू x बाई 10। अब सोचो r पता है, एक्स एल निकालिए, एक्स सी निकालिए, एक्स एल लिख दीजिए ओमेगा एल, एक्स लिख दीजिए 1 बाई ओमेगा सी, ओमेगा दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ तो एफ दिया हुआ है, ओमेगा इक्वल्स टू होता है 2 पाई एफ, सब्स्टिट्यूट करिए और उसको कैलकुलेट कर लीजिए इस इक्वेशन को ध्यान से। इसमें एक्स सी का ना वैल्यू पूछ रहा है, ये आर का वैल्यू पता है, एक्स एल एक्स सी निकालिए, दोनों को सब्ट्रैक्ट करिए, दोनों का स्क्वायर करके जोड़िए, डेटा अगर ठीक है तो कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं आएगा। रूट का कैलकुलेशन है, कुछ भी नहीं देता है डेटा, इसमें डेटा सब अरेंज रहता है स्टैंडर्ड फॉर्म में। क्लियर है? ओके। अब देखो इसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी का, करंट इलेक्ट्रिसिटी में एक कॉन्सेप्ट होता है करंट डिवाइडर का। क्लियर है? वो पहले सीख लो, उसके बाद बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बड़े बड़े सर्किट में बीच बीच में कहीं कहीं पे वो काम आते रहता है। क्लियर है? कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जैसे देखो दो रेसिस्टेंस है, या रेसिस्टेंस भी नहीं है, दो ब्रांच है, एक ब्रांच ये मान लो, एक ब्रांच ये मान लो, ऐसे। और इस ब्रांच का जो आर इक्विवेलेंट है मान लो R1 है, और इसका जो आर इक्विवेलेंट वो मान लो R2 है, और ये जंक्शन हुआ दो ही के लिए ये चीज़, और यहाँ पे करंट आया मान लो I। ठीक, तो ऑब्वियस बात है कि इसमें करंट जाएगा मान लो I1 जो कि पैरेलल है, इसमें जाएगा I2, और दोनों क्या है पैरेलल है, तो दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा सेम। तो एक इक्वेशन बनेगा I इक्वल्स टू I1 प्लस I2, और एक दूसरा क्या बनेगा I1 R1 इक्वल्स टू I2 R2, है कि नहीं। तो बोला गया ना कि इसमें अगर मान लीजिए कि जिसमें हमें स्टार मार्क लगा दी वो सब हम लोग को पता है, तो I1 I2 का वैल्यू क्या निकालेंगे। तो बोला है कि जिसमें करंट निकालना है ना उसके सामने वाले का रेसिस्टेंस को ऊपर लिखिए डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 इनटू जो मेन करंट आ रहा है डेट इज I। तो उसी तरीके से I2 लिखेंगे तो I2 क्या हो जाएगा, तो I2 इसमें है तो सामने वाला का रेसिस्टेंस डेट इज R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 इंटू कितना I। यह दो रिलेशन हमारे पास आ गया। इसी के साथ एक कैपेसिटेंस का भी बता देते हैं कि अगर कैपेसिटर होता ना कि अगर इसके जगह पर क्या होता, मान लो कोई कैपेसिटेंस अगर होता अपने पास, है ना, कि यहाँ पे C1 है, सॉरी ये क्या नहीं चल रहा है, कि अगर यहाँ पे मान लीजिए कि आपके पास कैपेसिटेंस होता C1 C2 और इस पर चार्ज होता मान लो जैसे Q1 और इस पर होता Q2 और टोटल चार्ज कितना आता कैपिटल Q। तो वहाँ जो लिखते हैं ना चार्ज Q1, तो उसमें जिसका चार्ज वही ऊपर में लिखते हैं, मतलब C1 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 इंटू जो टोटल चार्ज आया 100, और Q2 इक्वल्स टू लिखेंगे C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 इंटू भी कितना Q। कैपेसिटर में भी आएगा ऐसा करके, रेसिस्टेंस की जगह पैरेलल कैपेसिटर होता है ना वहाँ वाले केस में। तो इसको जब हम लोग लिख लेंगे यहाँ से, तो इसके बाद अब ये पहले ये समझ जाओ, इसको बोलते हैं करंट डिवाइडर या चार्ज डिवाइडर। कैपेसिटर के केस में इसको बोला जाता है करंट डिवाइडर, ठीक। और इसके केस में क्या बोलते हैं इसको हम लोग एक्चुअली में चार्ज डिवाइडर। तो इसको अपना नोट कर लेना और ये काम में आएगा फिर क्वेश्चन में। लेकिन ढंग से इसको समझ लो कि कब हम इसको अप्लाई करने वाले हैं, क्योंकि आप उसको अगर आप लिखिएगा तो ये पता होना चाहिए कि यहाँ से लिखा जा सकता है। क्लियर है? ओके। अब देखो अब क्वेश्चन का क्या है ये, ठीक है, जितना बता रहे हैं उसको ध्यान से समझना है। देखो R1 और R2 किस चीज़ में है, ये है पैरेलल में, फिर उसका सीरीज आया, फिर यहाँ पर R2 और R5 हो गया पैरेलल में। हम लोगों से एक्चुअली में
करंट किस में पूछ रहा है? पूछ रहा है इसी में, R4 में और R5 में। लॉजिकल है। इसका मतलब हो गया कि इसके साथ एक और रेसिस्टेंस है, कितना ओम का? 3 ओम का है। ठीक, बोल रहा है कि R4 और R5, ये जो R4 है 100 और जो R5 है इसमें क्या बताइए एक्चुअली में? करंट बता दीजिए। अब अभी जो हम बताए हैं करंट डिवाइडर का कॉन्सेप्ट, करंट कैसे चलेगा? ऐसे आएगा, यहाँ आएगा, इस दोनों में टूटेगा, फिर यहाँ के दोनों में ऐड हो जाएगा, फिर यहाँ आएगा इससे होते हुए, फिर यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ पर टूटेगा और ऐड हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट लग सकता है कि नहीं? लेकिन यहाँ पर वो कॉन्सेप्ट लगने के लिए हम लोग को यहाँ पे करंट चाहिए। करंट के लिए सबसे पहले निकालना पड़ेगा आर इक्विवेलेंट। ठीक है, आर इक्विवेलेंट अब कैसे निकलेगा? लॉजिकल है, समझना ध्यान से। आर इक्विवेलेंट कहने का मतलब हो गया कि ये दो दो पैरेलल में है। देखो ये दोनों क्या है? पैरेलल में है, तो इसका इक्विवेलेंट निकाल लो, है कि नहीं? और अब इक्विवेलेंट निकालने का काम अपना है, बेसिक है इसमें। तो ये दोनों पैरेलल में है, ये दोनों भी पैरेलल में है, फिर सब सीरीज में हो जाएगा एक साथ, है कि नहीं? तो इसका आ जाएगा 1, इसका आ जाएगा 20 25 100, 20 5 25 4, तो यहाँ से 4 2 6 2 8 1 9 और 3 12 12। इसको अपना चेक कर लेना। आई इक्वल टू लिख दीजिएगा V बाई आर। V है कितना? 24/12, डेट इज़ 2 एम्पियर। अब सोचो कि 2 एम्पियर करंट चलेगा यहाँ से, उसको चेक कर लेना है, हालांकि 2 एम्पियर ही होगा। 2 करंट एम्पियर चला, यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होगा इसमें और इसमें, यहाँ आया, यहाँ आते ही इसको मिला 2 एम्पियर। इसका मतलब है कि अब हम लोग को इसका जब लिखेंगे ना, क्या बोलते हैं, करंट, तो ऐसा है कि ऊपर में है 20, नीचे में है 5, और इसको यहाँ पर मिल रहा है कितना? 2 एम्पियर करंट, और यहाँ हो गया 20 और इसमें हो गया 5। इसमें जो करंट है डेट इज़ I4 है, और इसमें जो कितना? I5 है। I4 का वैल्यू लिखना होगा तो क्या बताएं? जिसमें करंट निकालने है सामने वाले का रेसिस्टेंस डेट इज़ 5, नीचे दोनों का सम डेट इज़ 20 + 5 इंटू टोटल करंट डेट इज़ कितना है? 2 है ना, तो 2, तो हो गया 10/25। क्लियर है? और उसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20/25, 20 डिवाइडेड बाई 20 + 5 इंटू 2, ये निकलेगा तुम्हारे पास I5, क्योंकि इसके पास 20 ओम है ना, यही हो जाएगा रिजल्ट इसके पास। क्लियर है? तो एक में हो जाएगा कितना? 10/25 एम्पियर, और एक में हो जाएगा 40/25। क्लियर? इस क्वेश्चन में हो सकता था कि यहाँ पे पूछता, इसमें भी करंट पूछ लेता, तो इसमें अगर करंट पूछता तो सेम ही कॉन्सेप्ट लगाते। यहाँ पर भी 2 ही एम्पियर ना करंट आता, तो 2 एम्पियर, तो इधर लिखते हैं, तो ऑब्वियस बात है चूँकि दोनों का रेसिस्टेंस सेम है, तो दोनों में 1 एम्पियर और 1 एम्पियर करंट चला जाता है कि नहीं? तो इसको हम लोग बोलते हैं करंट डिवाइडर, और ये बड़े बड़े सर्किट में आपको यह काम आएगा, इसलिए इसको अच्छे से, है ना, ये नोट कर लेना है और उसको अप्लाई कर देना। देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है तुम्हारे पास वो किस चीज़ का है? ऐसा क्वेश्चन KCL से बनता है। ये KCL किरचॉफ्स करंट लॉ है कि नहीं? किरचॉफ्स करंट लॉ कैसे अप्लाई करना है हम लोग जानते हैं। जैसे अगर ऐसा ब्रांच दिया हो ना, जैसे मान लो यहाँ पोटेंशियल है V1, यहाँ है V2 और यहाँ है V3, इसमें रेसिस्टेंस R1 लगा है, इसमें R2 और इसमें R3, और अभी जितना भी डेटा हम लिखे ना, R1 R2 V1 V2 V3, ये सब क्या मान लो नोन है। तो नोन है तो इसको बोलेंगे क्या चीज़? जंक्शन। अच्छा, जंक्शन पे जो नेट करंट का समीशन होता है वो क्या होता है? 0। जंक्शन पर जो नेट करंट, जो KCL का कॉन्सेप्ट है ना, कैटायनिक जंक्शन, समीशन ऑफ आई नेट 0 होगा। क्लियर है? हम एक रूल बताते हैं। देखो यहाँ पे मान लो कि इसमें करंट है I1, इसमें करंट है I2 और इसमें करंट कितना है? I3। तो मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग I1 + I2 + I3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 0। लॉजिकल है। अच्छा, ये जो पॉइंट है ना जंक्शन, इस पॉइंट का तो पोटेंशियल हमको पता नहीं, तो यहाँ का पोटेंशियल मान लो V लेट, और एक एक्सप्रेशन हम लोग यहाँ से डेवलप कर लेंगे। क्लियर है? क्या डेवलप करेंगे एक्सप्रेशन का, उसको समझते हैं। तो I1 ये इक्वेशन हो गया तुम्हारे पास पहला, देखो ध्यान से। तो I1 वैल्यू लिखना, I1 देखो तो इस ब्रांच में है कि नहीं, और हम लोग I इक्वल्स टू क्या जानते हैं? डेल्टा V बाई आर। तो I1 का वैल्यू अगर हम लोग यहाँ से ये लिखें, I1 इक्वल्स टू देखना V - V1 डिवाइडेड बाई R1। I2 का वैल्यू लिखेंगे V - V2 डिवाइडेड बाई R2, और I3 का वैल्यू क्या लिखेंगे? V - V3 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा यहाँ से? R3। और फिर तीनों को I1 I2 + I3 का सम कितना है? 0। तो इसको भी जोड़ दो,
तो जोड़ने के बाद क्या मिलेगा हम लोग को, बी माइनस V1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस बी माइनस V2 डिवाइडेड बाई R2 प्लस बी माइनस V3 डिवाइडेड बाई R3 इक्वल्स टू 0। जो दिया गया क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को भी एग्जैक्टली यही डायग्राम है। हमको ए का पोटेंशियल पता है, देख लो 30 वोल्ट, बी का पोटेंशियल पता है 12 वोल्ट, 2 वोल्ट का पता है 13 वोल्ट। यहाँ का पोटेंशियल क्या कर लेना आपको, भी मान लीजिए, है कि नहीं, लेट कर लो। करंट थ्रू 20 ओम पूछ रहा है कि 20 ओम से कितना होगा। अब एक बात बताओ, जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, इसको सॉल्व करने के बाद भी मिल गया, और जैसे ही भी मिला मतलब इस पॉइंट का पोटेंशियल मिल चुका, इस पॉइंट का, और इस पॉइंट का पोटेंशियल मिल गया और इसका पहले ही से पता था, तो पोटेंशियल डिफरेंस को रेसिस्टेंस से जब हम लोग निकाल देंगे, या भी मिल गया तो डायरेक्ट इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, I2 मिल गया। क्लियर है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, किरचॉफ्स करंट लॉ, KCL, है ना। KCL कहता ही है कि किसी भी जंक्शन पे आप इक्वेशन लिखिए, ठीक है, और उसको सॉल्व कर लीजिए। अच्छा, इसका एक एप्लीकेशन हम और बताते हैं, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा उससे। व्हीट स्टोन ब्रिज में, अनबैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज, देखो उसमें क्या होता है, रेसिस्टेंस ऐसे करके होता है ना, 2 और 2 इधर से, 2 इधर से, और एक आपके पास यहाँ पे बैटरी या पोटेंशियल अपना कुछ ऐसे दिया हुआ। इसको R1 मान लो, इसको R2 मान लो, ये हो गया R3, ये हो गया R4। इसमें आप भी पोटेंशियल हो गया, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो गया भी, इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो जाएगा 0। अब क्या होता था ना कि इसमें जब आप करंट डिस्ट्रीब्यूट, बोर्ड में नहीं आएगा, ध्यान रखना है, जेई में आता है कि जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो इक्वेशन लिखिएगा, इक्वेशन 3 वेरिएबल हो जाता है, तो टफ हो जाता है। इसलिए हम लोग इसमें अप्लाई करते हैं क्या चीज़, KVL अप्लाई करते हैं, सॉरी KCL। तो इसमें क्या है कि जैसे ये 2 जंक्शन है, तो यहाँ का पोटेंशियल को पता है भी, यहाँ का पता है 0। अब क्या है ना कि इस जंक्शन को मान लो कि इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है ना, वो सपोज करो कि V1 है, ये हम लोग अपने मन से मान लेते हैं, और इसमें करंट है I1, इसमें करंट है I2, और इसमें करंट कितना I3। तो यहाँ पर हम लोग अगर लिखेंगे तो I नेट क्या लिखेंगे, I नेट लिख देंगे 0, मतलब कि I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू 0। I1 फिर वही लिखेंगे, कितना लिखेंगे, तो V1 माइनस भी डिवाइड बाई R1 प्लस, ठीक है, I2 लिखना होगा। तो देखो यहाँ का भी पोटेंशियल नहीं पता और इस पॉइंट का भी पोटेंशियल नहीं पता, तो यहाँ का मान लो V2। अच्छा, दूसरा इक्वेशन क्या लिखेंगे, V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा ये, R1 R2 R3 R4, इसको लिख देते हैं R5। ये अनबैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज है, तो बीच वाला में रेसिस्टेंस होगा, काम कर रहा होगा वर्किंग, तो यहाँ पर लिख देंगे R5 प्लस, इधर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, देखो V1 माइनस 0 डिवाइडेड बाई R3 इक्वल्स टू 0, पहला इक्वेशन। दूसरा, जब हम लोग इस पॉइंट से लिखेंगे तो यहाँ का पोटेंशियल V2 माने, तो फिर लिखो इक्वेशन। तो फिर जब इसको लिख रहे होंगे तो ये भी भूल जाइए इसको, अब आप यहाँ पे लिख रहे हैं, तो यहाँ पे जब आप इसको लिख रहे होंगे ना, तो सिर्फ यही ध्यान में रखना है ना। तो यहाँ का पोटेंशियल कितना लिख देना है, इसको सोच के देखिए V2। तो जब आप V2 लिख रहे हैं तो फिर उसमें V1 के कन्फ्यूजन में मत आइएगा, ये इंडिपेंडेंट है अपना। फिर अपना इधर मान लो कुछ वैल्यू कि इसमें जो है करंट वो I1 है, इसमें I2 है, और इसमें कितना है I3, अपना मान लीजिए। और फिर इक्वेशन लिखिए, I1 क्या लिखिएगा, तो V2 माइनस भी, यहाँ पे भी है ना, डिवाइडेड बाई रेसिस्टेंस, इसमें कितना R2 प्लस, यहाँ क्या लिखिएगा V2 माइनस V1, देखो मतलब कि इस वाले में I2 का वैल्यू लिख रही है, किसका वैल्यू लिखे हम लोग I1 प्लस ये लिखे I2 प्लस लिखेंगे I3 इक्वल्स टू 0। तो I2 का वैल्यू क्या है, R5 वाला ना, तो देखो R5 किसके किसके बीच में है, V1 और V2, देखो V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाई क्या लिख देंगे R5, और प्लस फिर हो जाएगा V2 माइनस 0 डिवाइडेड बाई R4 इक्वल्स टू 0। 2 इक्वेशन आपके पास में। अब वेरिएबल इसमें काउंट कर लो, सब रेसिस्टेंस गिवन होगा, यहाँ का और यहाँ का पोटेंशियल गिवन होगा, तो वेरिएबल सिर्फ क्या है V1 और V2। 2 इक्वेशन यहाँ से डेवलप होगा, लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल। एक सवाल आता है कि सर आपको कैसे पता चलता है कि V1 माइनस V2 करना है। देखो यहाँ हम माने हैं ना, तो हम इसी को हाई पोटेंशियल मान के चल रहे हैं, और सब में हम V1 माइनस ही लिखे होंगे, V1 और V1। क्लियर। यहाँ भी जब V2 लिखें तो हम V2 के केस में भी वही बात करके लिखें कि इसको हाई पोटेंशियल हम मान के चलें, इससे गलती नहीं होगा, एकदम इसमें आप कन्फर्म रहेगा। तो ये एप्लीकेशन इसका व्हीट स्टोन ब्रिज का। क्लियर है।